हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज हम करेंगे जून 2009 में आया हुआ जो पेपर है वो, और इसके अंदर आए हैं 50 क्वेश्चंस, वो हम करेंगे सारे। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। जो प्रीवियस ईयर हैं इनको बार बार करना ज़रूरी है, ताकि हमें ये भी पता चले कि कहाँ से पेपर ज़्यादा आ रहा है और कहाँ से कम आ रहा है। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के पहले क्वेश्चन आते थे और आज का जो लेवल है वो कैसा है। ये दोस्तों थोड़ा इजी लेवल था, लेकिन अब जो है थोड़ा हार्ड लेवल आता है, तो उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पेपर जो भी प्रीवियस हैं ये छोड़ने नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो पेपर आता है वो लाइनिंग में आ रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर तीन तीन चार चार क्वेश्चन हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो ये पुराने पेपरों के अंदर से ही लाइनें कई बार ऐसे दे दी जाती हैं उठा करके, तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से रिपीटेड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जून 2009 का ये पेपर है। यहाँ इंग्लिश में भी आप इसको पोज करके पढ़ सकते हो अगर आप इंग्लिश में हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है पूरा पाषाण काल से नहीं है। तो पूरा पाषाण काल, इसके अंदर जो होमोसेपियंस है दोस्तों, ये आज के आधुनिक मानव को बोलते हैं। तो ये जितने भी हैं ये सारे पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं, यानी कि ये तीन के तीन जो मंगोलियाड, होमोसेपियंस और इरेक्टस दिए गए हैं, ये तीनों ही पूरा पाषाण काल से संबंध रखते हैं। सेकंड देखिए, निम्न में से किसका संबंध जो है मध्य पाषाण युग से नहीं है। तो दोस्तों, शिकार करना या बटोरना, इकट्ठा करना मध्य पाषाण युग की विशेषता है। पौधों को लगा पालना ये भी इनकी विशेषता है। पशुओं को पालतू बनाना तो मध्य पाषाण युग की सबसे मेन विशेषता है। उद्यान विज्ञान जो है दोस्तों ये आज आया है, यानी कि अभी की आधुनिक युग में ये आया है। तो इसका आंसर रहेगा डी, नहीं हमसे पूछा था। निम्नलिखित में से किसका जो संबंध नवपाषाण युग से नहीं है, नवपाषाण युग से जो संबंध नहीं रखता वो हमें बताना है। तो इसके अंदर देखिए, पौधों को तो पाला जाता था इस टाइम पे, जो पहले ही दे दिया गया वो तो स्थिरवास यानी कि स्थायी निवास वो करने लग गए थे। और प्रारंभिक जो ग्रामीण बस्ती है वो भी इन्होंने बसा ली थी। तो हमें देखना है जो नहीं। तो लोहा जो है दोस्तों, लोहे की जो खोज होती है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 के बीच में हुई है, 600 ईसा पूर्व के बीच में, यानी उत्तरवादी कालीन के टाइम पीरियड के लगभग ये मानी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा बी। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवनगरीकरण से नहीं है। तो नवनगरीकरण के अंदर आप देखिए कौन कौन से आते थे। नवनगरीकरण में आता था नगर योजना होती थी, इसमें सुरक्षा के लिए दीवार बनाई जाती थी, गढ़ी भी होती थी। सिक्के दोस्तों यहाँ नहीं मिलते, तो सिक्के यहाँ पे नहीं आएंगे, यानी कि नहीं में जो नवनगरीकरण से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है महापाषाण से नहीं है। महापाषाण के बारे में आपने पढ़ा हुआ कि बड़े बड़े पत्थर उनकी समाधियों के ऊपर, यानी कि जहाँ भी उनको दफनाते थे तो उनके ऊपर वो पत्थर रख दिए जाते थे। तो ये विशेषता हमें देखनी है इनकी कौन कौन सी थी और कौन सी नहीं थी। तो चारगाहवाद यानी कि चराना वगैरह तो था। लोह उपकरण, लोहा उस टाइम में आ गया था महापाषाण के टाइम पीरियड में। तो राख के टीले थे जिनको कुपगल वगैरह बोलते थे, तो आपने पढ़ी रखा होगा इसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ये संबंध नहीं रखता, क्योंकि स्थायी वाणिज्य ये बाद में आया है। संस्थाई यानी कि संस्थाएं, जो भी संस्था वगैरह बनी तो वो बाद में बनी, महापाषाण युग में नहीं बनी। जैसे कि बुद्ध जैन के टाइम पीरियड में बनने लगी संस्थाएं वगैरह, और उनके बाद में भी संस्थाएं, मौर्य टाइम में अब संस्थाओं का जिक्र मिलता है। जैसे व्यापारी वगैरह की अलग संस्थाएं होती थी। तो ये यहाँ ऑप्शन इसलिए दिया गया। तो डी यहाँ नहीं है। और यहाँ इनको मैच करना है कि किसकी राजधानी कौन सी है। तो कलिंग की राजधानी हमें पता है कि कलिंग की तोसली थी, तोसली। अवंती की थी महिष्मती, और तक्षशिला थी उत्तरापथ की। सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। तो आप इससे इसका आंसर कर सकते हो डी का 3, डी का 3, सी का 1। तो डी का 3, सी का 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बुक्स हैं, इनको मैच करना था। इंडिका हमें पता है मैगस्थनीज की रचना है, और ये इसके विवरण आजकल नहीं मिलते, यानी कि इसके विवरण जो है स्ट्रैबो, एरियन, इनकी रचनाओं में मिलते हैं। जो इंडिका है मूल रूप से वो हमसे यानी कि गुम हो गई है, लेकिन उनके जो मैगस्थनीज के विवरण हैं वो इनकी बुक्स में मिलते हैं। स्ट्रैबो, एरियन, जो भी राइटर हैं उनके। हर्षचित्र
की रचना की थी? हर्षचरित की बाणभट्ट ने की थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई राजतरंगिणी जो है कल्हण की रचना है। तो आप इसको ऐसे मैच कर सकते हो। जूनागढ़ ये अभिलेख आए हैं, कौन किससे मैच करता है वो देखना। जो जूनागढ़ अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख है, बांसखेड़ा तो हर्षवर्धन से संबंधित रखता है, ऐहोल रखता है पुलकेशन द्वितीय थे। जो लोस्तंभ अभिलेख है ये मरौली में है, चंद्रगुप्त सेकंड का। और जूनागढ़ अभिलेख पुष्यगुप्त से संबंध, यानी पुष्यगुप्त का वहाँ जिक्र हुआ है। तो ये था, यानी कि जो पुष्यगुप्त है ये सुदर्शन झील के, यानी कि सुदर्शन झील से संबंधित है। और इसमें 4 राजाओं का नाम मिलता है, मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, रुद्रदमन का और स्कंदगुप्त का, जिनके टाइम में मुरम्मत वगैरह हुई, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने उसको बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था। तो ये जूनागढ़ अभिलेख की बात है। ये है राजधानी कौन सी किसकी है वो मैच करनी थी। तो मगध की हमें पता है, मगध की है गिरिवराज, अंग की है चंपा, कौशल की है श्रावस्ती और वज्जी की है वैशाली। तो यहाँ से आप आंसर मैच कर सकते हो। और ये आए हैं आगे क्वेश्चंस, यानी कि जो पल्लव है इनकी राजधानी क्या क्या थी, ये कांचीपुरम से संबंध रखते थे। और जो इक्ष्वाकु यानी वाकटक, प्रवरसेन, और जो आप इससे एक बार आंसर देखिए इसका, एंड ए का 4 देखिए, ए का 4 और डी का 1, ए का 4 डी का 1, तो ये दोनों में ही है। धान्यकटक ये इक्ष्वाकु वंश के संबंध रखती है धान्यकटक। और अभीर वंश के जो है ये ईश्वर दत्त, यानी कि इनका नाम यहाँ थोड़ा गलत दिया गया है, इन्होंने अभीर वंश की स्थापना की थी। तो आप ऐसे इसको मैच कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वितीय नगरीकरण लौह तकनीक के कारण हुआ। जो भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति आई दोस्तों, वो बिल्कुल ही लौह तकनीक के कारण आई, यानी कि मगध साइड में लोहे का उत्पादन होने लग गया, हाथी वगैरह वहाँ पे मिलते थे, युद्धों में वो जीतने लग गए, तलवारें वगैरह लोहे से अच्छी बनने लग गई। तो मेन रीज़न यही था कि द्वितीय नगरीय क्रांति जो लोहे के कारण आई। और दोस्तों अगर आज भी मैं खुद अगर इस चीज़ को, अगर आप भी थोड़ा इस चीज़ को समझते हो, अगर आज भी खेती हो रही है अच्छे से तो लोहे की बदौलत हो रही है। अगर लोहा ना होता तो आज बहुत सी चीज़ें ना हो पाती। हमारी बिल्डिंग्स हैं जो भी, इनके अंदर भी लोहे का यूज़ है, हर एक जगह पे लोहा ही लोहा है। लोहे के बिना हम कुछ भी नहीं बना पाते, यानी कि हम पिछड़े होते आज भी इतने टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो लोहा मेन है दोस्तों, और यही इसकी जड़ थी जिसने नगरीय क्रांति की दूसरी। तो लोह जो है तकनीक गतिशील शक्ति था, तो ये गतिशील शक्ति था, ये भी बिल्कुल सही है। लोहे की जो तकनीक आई उससे शक्ति गतिशील हुई, यानी कि गति आई चीज़ों के अंदर। तो गतिशील शक्ति के बारे में यहाँ बात हुई है। तो ये इसका जो है दोनों सही होंगे, ए और आर दोनों सही होंगे यहाँ पे। 12 देखिए, छिद्रित सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख थे। ये बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मी लिपि का यूज़ हुआ है हमारे सिक्कों पे, जो छिद्रित सिक्के मिलते हैं। इससे वाणिज्य में सुगमता आई। तो दोस्तों वाणिज्य में सुगमता पहले से ही चल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार पहले वस्तु विनिमय द्वारा, यानी कि वस्तुओं का अदल बदल करके भी होने लग गया था। तो व्यापार तो चल ही रहा था, लेकिन सुगमता का मतलब ये नहीं है कि सिक्कों से ही सुगमता आई। तो यहाँ ए सही है और आर गलत दिया गया है। 13 देखिए, संगम साहित्य संस्कृत काव्य है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये तमिल में लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे। यह सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, क्योंकि हमें उनके समाज के वगैरह की जानकारी जो भी है, वहाँ के जो भी साहित्य मिलता है उससे ही हमें प्राप्त होती है। जैसे कि शिल्पाधिकारम है, उसके अंदर कन्नगी और कोलवन की जो कथा है, जैसे कि वो एक किसी और से प्यार करने लग जाता है, तो व्यापार करने के लिए जब जाता है तो वो उस मणिमेखले जो होती है शायद उसके प्यार में पड़ करके वो उसको भूल जाता है कन्नगी को। तो उसके ढूंढते ढूंढते हुए वहाँ पे आती है। तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है एक, तो आप अगर नेट पे पढ़ना चाहो तो नेट पे भी आपको ये मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी। तो इसका जो है ए गलत है और आर सही है, 20 का राइट आंसर है।
गुप्त काल में साहित्यिक कृतियों का विकास हुआ, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साहित्य लिखा गया है मेन वो गुप्त काल में ही लिखा गया है। जैसे कि ज़्यादा साहित्य गुप्त पीरियड में ही लिखा गया, क्योंकि ये इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं साहित्य को लेकर के। इस समय की व्यापक अवस्थाएं ऐसे विकास में सहायक थी। उस समय की जो व्यापक अवस्थाएं थी तो ये विकास में बिल्कुल सहायक थी, क्योंकि दोस्तों जो परिस्थितियां वगैरह थी, यानी कि ब्राह्मणवाद का जोर हो गया था, और ब्राह्मणवाद का ही यानी कि जो ब्राह्मण धर्म है उसका ज़्यादा ही विस्तार हो रहा था। तो इस वजह से संस्कृत काव्य के यानी कि कृतियों का काफ़ी विकास हुआ। तो ये बिल्कुल बात सही है, ए और आर दोनों सही दिए गए हैं यहाँ पे। त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उत्तरी भारत पर सर्वोच्च अधिकार करने के लिए एक राजनीतिक संघर्ष था। राजनीतिक संघर्ष था, बिल्कुल सही ये बात यहाँ कही गई है। और त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कन्नौज को लेकर। जो कन्नौज को आप समझते ही हो, जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज जो था, यानी कि उत्तर भारत की राजनीति में इसका मेन रोल है। जैसे कि मगध का रोल हुआ करता था अशोक का और के टाइम में, तो ये कन्नौज हर्षवर्धन के टाइम में मेन हो गया था। और इसको लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। जब हर्षवर्धन की कोई संतान गद्दी पर नहीं बैठी, यानी कि उनके कोई संतानें नहीं थी, तो ये कुछ वर्षों तक खाली पड़ा रहा कन्नौज की गद्दी। तो जो अन्य जो थे जैसे कि पाल वंश था, प्रतिहार था, तो इन्होंने तीनों के बीच में क्या हुआ, इनके तो संघर्ष स्टार्ट हो गए। तो ये राजनीतिक ही संघर्ष था, और यह सेकंड दिया गया है कि यह अनिवार्य था। तो युद्ध वगैरह दोस्तों कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं होती, ये कॉमन सी बात है। तो ये अनिवार्य कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे जो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट देखिए, इल्तुतमिश सिंहासन को अनधिकार ग्रहण करने वाला नहीं था, तो ये सही दिया गया है यहाँ पे। इल्तुतमिश जो है सिंहासन को अनधिकार ग्रहण करने वाला नहीं था, वहाँ पर कुछ भी हड़पने को नहीं था, ये भी बिल्कुल सही बोला गया है कि जो क्योंकि जो इल्तुतमिश है दोस्तों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, और इसको ही वो गद्दी यानी कि सिंहासन दे के जाता है मरने के बाद, और वहाँ पर कुछ भी हड़पने को नहीं था। तो ऐसा क्योंकि ऐबक ने शासन किया था दोस्तों लाहौर से, वो दिल्ली में कभी आया ही नहीं शासन करने, तो दिल्ली को राजधानी बनाता है सबसे पहले इल्तुतमिश। तो हड़पने का मतलब वहाँ पे हड़पने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या जो है आर सही कर रहा है। दीवान मुस्तकराज का पद इनमें से किस सुल्तान ने प्रारंभ किया, तो ये दोस्तों किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये इसलिए किया था इसने कि जो भी बकाया वगैरह होता था उसको लेने के लिए, यानी कि जो भी राजस्व इकट्ठा करते थे उनके पास जो बकाया बच जाता था उसकी देख रेख करने के लिए, उसको मंगवाने के लिए ये पद इसने बनाया था। जो पुष्टि मार्ग है इसका प्रतिपादक कौन था, तो ये थे वल्लभाचार्य थे, पुष्टि मार्ग के ये प्रतिपादक थे। और कौन सा यात्री किसके समय में आया, ये हमें मैच करना है। जो कृष्ण देव राय के टाइम में आया था वो था डोमिंगो पाएज, और जो देवराय प्रथम आया था निकोल कोंटी के टाइम में, और देवराय जो सेकंड आया था यानी कि जो अब्दुल रज़ाक आया था वो आया था देवराय सेकंड के टाइम में, और अच्युत्य देवराय के टाइम में आया था फर्नांडो नूनिज। ये है इसका राइट आंसर दोस्तों। इनके टाइम पीरियड भी आपने खुद देखने हैं कि कौन से टाइम पीरियड के अनुसार ये आए हैं। कथन देखिए, मुगल जो पश्चिमी दक्कन की भूमि व्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल नहीं हुए, ये यहाँ बात सही कह रहा है, क्योंकि जो दक्कन की भूमि व्यवस्था थी यानी कि उस टाइम में दक्कन पर पूरी तरह से ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे। जैसे औरंगज़ेब की बात करिए अगर आप, तो औरंगज़ेब लास्ट के कई साल तक वहाँ लड़ता रहा, और अंत में उसके बारे में यही कहा जाता है कि जैसे नेपोलियन वगैरह की बात होती है कुछ कि ये दक्कन उसके लिए नासूर बन गया था, तो उस टाइप से देखें तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर के मुग़ल अभियानों ने पश्चिम दक्कन की मूल सत्ता को कमज़ोर कर दिया। कमज़ोर ज़रूर कर दिया दोस्तों, लेकिन वो पूरी तरह से इनको दक्कन को यानी कंट्रोल में नहीं ला पाए, लेकिन कमज़ोर ज़रूर कर दिया था। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही होगा वो होगा ए आंसर। ए और आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी इसने सही की है। 1595-96 में मुग़ल मनसबदारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था, तो ये किया था दोस्तों 3 भागों में।
तो इसकी जैसे कि अमीर उल उमरा, अमीर कुछ ऐसे अकबर ने इसको बांट दिया था, और पद को यानी कि जात और स्वार में भी इसने बदल दिया था, 2 भागों में भी इसने इसको किया है। तो ये आए हैं युद्ध, इनको मैच करना है। खानवा के युद्ध में पता है कि 1527 में हुआ था। ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1529 में मेदिनी राय के साथ बाबर का। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य। राजमहल का जो युद्ध है ये हुआ है 1576 के अंदर। अगर आप इसको राजमहल के युद्ध को एक बार आप सर्च करके ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मुझे अभी इसका आइडिया सा नहीं आ रहा है कि ये किसके मध्य हुआ है। तो ये हैं बुक्स, इनको करना है मैच। और हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। निज़ामुद्दीन अहमद की है तबकात अकबरी। और रहल्ला लिखी है इब्न बतूता ने। अली मोहम्मद खान ने लिखी है मीरात अहमदी। तो आप इससे इसके आंसर मैच कर सकते हो। अकबर के 1567-68 के चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक था दोस्तों राणा उदय सिंह, और इसको मोटा राजा भी बोलते हैं। मोटा राजा, ये भी आप याद रखिए, मोटा राजा इसको बोलते हैं, मोटा राजा उदय सिंह। और ये बुक्स आई हैं, कौन सी किसकी है ये मैच करनी है। तो RP जो त्रिपाठी हैं इनकी है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। और ईश्वरी जो प्रसाद हैं इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ कर्नाटवर्क्स। ये इंग्लिश में पढ़नी चाहिए दोस्तों, वैसे इसके नाम हिंदी में थोड़े अटपटे से होते हैं। और KS लाल है जो इनकी है ट्विलाइट ऑफ दी दिल्ली सल्तनत। आगा मेहंदी जो हुसैन है इनकी है तुगलक डायनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा A। विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु थी दोस्तों, ये काली मिर्च थी जो विजयनगर के अंदर मेन उगती थी। और यही इसका ही व्यापार पुर्तगाली करते थे। जैसे कि हम वास्को डी गामा को पढ़ें तो उसने 60 गुना व्यापार कमाया, यानी कि 60 गुना उसने मुनाफा कमाया था इन मिर्च मसालों को अपने देश में बेच करके। तो इसका आंसर रहेगा A। इन पेशवाओं को क्या है काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि कौन से आए थे। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ आएंगे फर्स्ट पे। सेकंड पे आएंगे बाजीराव प्रथम, और थर्ड पे जो आएंगे ये आएंगे बालाजी बाजीराव। माधवराव हुए हैं सबसे लास्ट में, और ये बाजीराव प्रथम वही हैं जिनके ऊपर मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी वाली। लेकिन ये लड़ाकू पेशवा के नाम से भी मशहूर हैं बाजीराव प्रथम, और ये एक भी लड़ाई नहीं हारे। और ये एक योद्धा था, बहुत बेहतरीन योद्धा हुआ है ये अपने टाइम में। और उनके पुत्र थे आगे बालाजी बाजीराव। दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जुड़ाई के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, ये था तंजौर। और ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट 3 बार, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर। जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं मैं उनको आपके बताता रहूँगा कि ये ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। और ये भी कई बार आया है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये नेट में एचटेट में PGT हिस्ट्री के अंदर कई बार आया है। इन्हें काल के अनुसार लगाना है कि किसने भारत में अपने व्यापारी केंद्र सबसे पहले स्थापित किए। तो सबसे पहले हमें पता है कि पुर्तगाली आए हैं, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपने यहाँ पे स्थापना की थी व्यापार की कोठियों की। तो इसके बाद आएंगे डच, फिर आएंगे अंग्रेज़, लास्ट में आए थे फ्रांसीसी 1674 के लगभग। अंग्रेज़ों ने की थी 1601, और 1613 में उन्होंने सूरत में बनाई थी फैक्ट्री। जो निशान दस्तावेज को परिभाषित किया गया है तो ये इसको क्या बोलते थे, तो यह एक शासक को दूसरे शासक को भेजे गए पत्रों को निशान बोलते थे, निशान दस्तावेज बोलते थे। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। कई बार ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ऐसे निशान लिखा होगा, यहाँ दस्तूर लिखा होगा, और यहाँ पे कुछ अलग दे देंगे, सनद दे देंगे। सनद क्या होती थी, सनद, और ऊपर ऐसे लिख देंगे कि एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे गए पत्थर, इनमें से क्या होते थे। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे सनद या निशान। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को पहले ही तैयार करिए, आपको याद होना चाहिए। ये रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है किसके साथ किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था किसानों के साथ। रैयत वैसे भी हम किसानों को ही बोलते हैं। 1829 में किसने सुस्पष्ट किया कि सूती वस्त्र बुनकरों की हड्डियां भारत के खेतों को विरंजित कर रही हैं, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आया क्वेश्चन 3 बार अभी तक नेट के अंदर, और ये कई बार
जो अदर एग्ज़ाम होते हैं स्टेट वगैरह के, उनमें भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्योंकि दोस्तों ये जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जब होते हैं तो भारत के सारा ही व्यापार यानी कि जो भी जो छोटे कर्म यहाँ पे व्यापार थे, जो भी हस्तशिल्प वगैरह थे, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद सब कुछ यानी कि जुलाहे वगैरह थे, तो जो भी वस्त्रों को बुनते थे, सूती वस्त्रों को बुनकर जिनको जुलाहे बोलते थे, तो सारा ही उनका व्यापार ठप हो चुका था। क्योंकि अंग्रेज़ों का माल यहाँ ज़्यादा आता था और हमारे उसकी वैल्यू नहीं रही थी। तो इस वजह से उसने ऐसा बोला है कि उनकी हड्डियाँ भारत के खेतों को विरंजित कर रही हैं, क्योंकि ये बेचारे इनके पास काम नहीं रहा था, इसके अलावा इन्हें कुछ आता नहीं था। भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश किया गया था दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो पूंजी का निवेश हुआ भारत में, जैसे कि बाहर से जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने पूंजी सबसे ज़्यादा लगाई थी रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाज रानी के अंदर। और जो सरकार थी उस टाइम अंग्रेज़ों की, इन्होंने 5% इनको ब्याज दिया था इस पैसे के ऊपर। ये आपको याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 5% इनको ब्याज मिला था। और रेलवे, बैंकिंग और बीमा में इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट की थी यानी कि। तो ये क्वेश्चन देखिए 34, किसने सर्वप्रथम सूत्रबद्ध मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 अवस्थाएं अर्थात वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद थी? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। और कार्ल मार्क्स ऐसे भी कहता है कि भारत गुलामी के लायक है, कुछ ऐसे इसने बोला है। तो ये भी आप पढ़ना इसके बारे में। सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संगठित किया था, तो ये किया था M.N. जोशी ने। 19वीं शताब्दी का प्रमुख समाज सुधारक कौन था? तो ये था दोस्तों M.G. मालाबारी। और इन्होंने कोई एज के ऊपर भी कानून बनवाया था, वो भी आप पढ़ना। शायद 1872 या 1892 का जो भी एक्ट है, आप इन दोनों में से सर्च करना, 1892 या 1872 जो 2 एक्ट हुए हैं एज ऑफ कंसेंट वाले, तो उनके अंदर आप इनका नाम पढ़ोगे। एक इन दोनों में से इनका नाम इनके नाम से है, तो आप ज़रूर पढ़ना इनके बारे में। किस आधुनिक इतिहासकार ने विचार व्यक्त किया था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो युद्ध है, ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता का यह युद्ध था? तो दोस्तों ये बात कही है R.C. मजूमदार ने। और पहले सरकारी इतिहासकार S.N. सेन को बनाया गया था, लेकिन बाद में ये मजूमदार ने ये कार्य लिया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों ये मजूमदार जो हैं ये 2 हैं, एक N.C. मजूमदार है और एक R.C. मजूमदार है। तो ये जो N.C. मजूमदार है ये एंशिएंट इंडिया से संबंध रखते हैं। इन्होंने यानी कि प्राचीन भारत पर पुस्तकें लिखी हैं, यानी कार्य किया इन्होंने प्राचीन इतिहास पर। और जो R.C. मजूमदार हैं इन्होंने 1857 के ऊपर कार्य किया है। और ऐसी कोटेशन दोस्तों ये नेट के अंदर 3rd टाइम सेम आई है, और आप इसको अच्छे से याद करना। और भी 15 ऐसी कोटेशन है 1857 को लेकर के, वो आपको 15 की 15 याद होनी चाहिए। 15 से ज़्यादा ही हो सकती हैं, वो कम नहीं है। कई बुक्स के अंदर 2-4 दे दी जाती हैं और हम उनको ही रट लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो 3-4 ही आए। ये कम से कम 15-20 हो सकती हैं जो अलग अलग हैं। किसी ने ईसाइयों का और मुस्लिमों के विरुद्ध कुछ ऐसा युद्ध वगैरह कुछ बात की है, तो आपको सारी पता होनी चाहिए किसने क्या बोला है। किसने आह्वान किया कि एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर मनुष्य वर्ग के लिए होना चाहिए? तो दोस्तों कई ने इसका जो आंसर दिया है स्वामी विवेकानंद दिया है, लेकिन ये श्री नारायण गुरु से संबंध रखता है, जो 1903 में इन्होंने नारायण गुरु परिपालन नाम से एक संस्था इन्होंने चलाई थी। और इनका नारा था एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। लेकिन जब इनके मरने के बाद इनके शिष्य जो हुए आगे, तो उन्होंने इस नारे को थोड़ा चेंज कर दिया था। ये भी आप ज़रूर पढ़ना। सर सैयद अहमद खान के विचारों और अलीगढ़ आंदोलन का गौरव लचक कौन था? यानी कि गौर आलोचना करने वाला इनमें से कौन था? इनके विचारों और अलीगढ़ जो आंदोलन इसने 1875 के अंदर चलाया था, तो उसका विद्रोह यानी कि विरोध करने वाला इनमें कौन था? ये था जमालुद्दीन अफ़गानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये जमालुद्दीन अफ़गानी। और ये आया है दोस्तों क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये 2 बार रिपीट हो चुका है यही क्वेश्चन नेट के अंदर। विधवा की शिक्षा के कार्य में 2 प्रमुख लोगों का योगदान था विधवाओं की शिक्षा में, तो ये था D.K. कर्वे और पंडिता रमाबाई। और इनकी जो बुक है यानी कि वीमेन कंपैरिजन, कुछ ऐसी बुक है इसकी एक स्त्री पुरुष तुलना, हिंदी के अंदर कहेंगे स्त्री पुरुष तुलना, वो पंडित रमाबाई की है।
तो DK कर्वे ने काफ़ी कार्य किया है विधवाओं की शिक्षा को लेकर के, और कन्या की यानी कि बाल विवाह वगैरह के ऊपर उन्होंने कार्य किया। किसका तर्क है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्यम वर्ग के उद्भव का परिणाम था। मध्यम वर्ग के उद्भव का परिणाम था। भारतीय मुसलमानों में एक मध्यम वर्ग के उद्भव का परिणाम था। तो ये है मोहम्मद मुजीब की तर्क। ये मोहम्मद मुजीब ने तर्क दिया है। 1917 में जो अहमदाबाद मिल हड़ताल में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के वेतन में 35% की वृद्धि हुई दोस्तों, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा की थी कि 50% वगैरह की डिमांड कर रहे थे ये जो अहमदाबाद के अंदर जो भी श्रमिक थे। लेकिन गांधी जी ने जब हस्तक्षेप किया तो वो 35 तक मना पाने में सहमत हुए। और इस जो अहमदाबाद मिल हड़ताल के अंदर एक अम्बालाल साराभाई की बहन भी थी, अनुसुईया साराभाई, जो गांधी जी के साथ रही इस आंदोलन में और उनसे मांगे मंगवाई, क्योंकि जो अम्बालाल साराभाई थे वो मेन थे इस अहमदाबाद मिल के, यानी कि मालिक थे। चटगांव शस्त्रकार जो हमला हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था सूर्य सेन के नेतृत्व में। ये हुआ था 1930 के अंदर। और कल्पना दत्त और प्रीतिलता जो वाड़ेदार है वो भी इनके साथ थी इस हमले में, और उन्होंने इसको लूट लिया था शस्त्रकार को। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे JD बिरला। इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो ये थे। और जो इसके सचिव थे दोस्तों, सचिव थे इसके सचिव थे, ये थे अमृतलाल ठक्कर, इसके सचिव रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 देसी रियासतों मैसूर, जयपुर, हैदराबाद का दीवान चुना गया? ये थे M विश्वेश्वरैया, और इन्होंने 1934 के अंदर एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इनकी बुक है। और इनको सेकंड जो पंचवर्षीय योजना हुई है उसका भी इन्होंने लीड किया था इन्होंने। और इनके बारे में थोड़ा आप और पढ़ना, मुझे अब इनके बारे में थोड़ी चीज़ें ध्यान नहीं आई हैं। अडयार में प्रसिद्ध जो केंद्र और मुख्यालय था ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का था, जो 1893 या 83 कुछ डेट है इसकी दोस्तों, आप देख लेना, दोनों में से डेट मिलेगी इसकी। तो ये इन्होंने अडयार के अंदर स्थापित की थी, जिसके अंदर मैडम ब्लावात्स्की मेन नाम था जिसका, वो थी इनके अंदर। और एनी बेसेंट भी पहले इससे ही जुड़ी हुई थी जब ये भारत में आई थी। और ये दोस्तों अडयार जो पड़ता है ये पड़ता है मद्रास में। किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा की एक सतत संघर्ष है? तो ये कहा था टॉमस हॉब्स ने। डी इसका राइट आंसर है। वाइट्समैन का भार सिद्धांत था, तो ये साम्राज्यवाद का था, यानी कि वाइट्समैन ने भार सिद्धांत दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिद्धांत के ऊपर 1-2 क्वेश्चन हर बार आ जाता है। एक क्वेश्चन जैसे कि संस्कृतिकरण का सिद्धांत दिया था श्रीनिवासन ने, वो 2 बार आया है। निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहास लेखन से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये है रणजीत गुहा, और कईयों ने इसको बताया है रामचंद्र गुहा, लेकिन ये होगा गलत। रणजीत गुहा सबाल्टर्न स्टडीज़ से संबंध रखते हैं। और जो सबाल्टर्न स्टडी है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, जो मध्यम वर्ग या गरीब परिवार थे, यानी कि जो भी गरीब मेन नेता हुए, उनके इतिहास के अंदर नाम नहीं आया। तो इन्होंने ये आवाज़ उठाई कि यानी कि अब ये कार्य जो हो कर रहे हैं सबाल्टर्न वाले, ये कर रहे हैं गरीबों के ऊपर इतिहास लिखने के ऊपर। किसे मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क को। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।